नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है। इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ी है। ठीक है, हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रैक्टिकल यूज कई हजार साल से इसका यूज हो रहा है, बस एज ए एकेडमिक स्टडी इसका रिसेंट कुछ 100 ईयर्स से यूज होने लग गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टेजेस इन द इवोल्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज डेवलप्ड एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन थ्रू ए सक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ ओवरलिंग पैराडाइम। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस से किस तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है। फर्स्ट, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी इसमें माना गया था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है, दोनों एक चीज नहीं है। जो सबसे पहले शुरू हुई थी 1887 से, किसने शुरू करी थी? वुडरो विल्सन ने। राइट। सेकंड स्टेज कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट अप्लाइज देयर इट हैज सम बेसिक प्रिंसिपल्स, यानी भाई एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ आधारभूत सिद्धांत है जो हमेशा सेम ही रहते, निर्भर नहीं करता कि एडमिनिस्ट्रेशन कहां लागू हो रही है या कहां नहीं। ये फेज कब से कब तक चला? 1927 से 1937। ये वाला फेज इवन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे उच्च कोटि का फेज था। ठीक है, हालांकि इन पर्टिकुलर स्टेजेस को हम थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे, बट एज ए ओवरव्यू हम शुरू में दे रहे हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या यूजीसी नेट का। राइट। थर्ड स्टेजेस कौन सी है? थर्ड स्टेजेस थी इरा ऑफ चैलेंज, ये 1938 से 1947 तक रही। इस एरा में चैलेंजेस किया गया दोनों स्टेजेस को कि भाई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग नहीं है। दूसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऐसा है नहीं। ठीक है, इन दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2, इसमें इन दोनों को ही चैलेंज किया गया। फिर लास्ट में आती है स्टेज 4, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस आता है कि भाई इसे इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस में मर्जर हो जाना चाहिए। एंड लास्ट स्टेजेस जो अभी कंटिन्यू चल रही है, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से एज ए पब्लिक पॉलिसी कंटिन्यू करना है। राइट। तो हमने ये पांचों स्टेजेस ब्रीफ में थोड़ी समझी। ये जो टाइमलाइन है आप इसको भी थोड़ा सा गौर करिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा एग्जाम में कई बार पूछी जाती है क्रोनोलॉजिकली वाइज, जस्ट एज ए रिमाइंडर के लिए कि जी पहले डाइकोटोमी थी, फिर प्रिंसिपल्स आए, फिर एरा ऑफ चैलेंज, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, देन पब्लिक पॉलिसी। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, यानी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग पार्ट हैं। ये कब से कब तक चला? 1887 से 1926 तक। अब हमें यहाँ जो पार्टिकुलर जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं उनको याद रखना है। ठीक है, जैसे इसमें मेन थे वुडरो विल्सन। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट इस वाली स्टेजेस से शुरू हुआ था। इसमें बोला गया कि जी सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, कि जी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है। थर्ड, दिस स्टेज बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ वुडरो विल्सन एसे द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उस टाइम पे करप्शन का बहुत ज्यादा इशू था, तब इस करप्शन वाले ओवर करप्शन वाले इशू के ऊपर वुडरो विल्सन ने अपना एसे लिखा था, जिसमें इन्हें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की बात कही थी, और यहीं से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम विल्सन को द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जी हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वुडरो विल्सन इज द राइट आंसर। विल्सन सेपरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये तो ऐसे नाम से ही क्लियर है ना कि भाई डाइकोटोमी है। ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग, भाई पॉलिटिक्स पॉलिसी मेकिंग में काम करेगी, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? जो पॉलिसी बनी है उसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड विद पॉलिसी मेकिंग व्हाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी डिसीजन। विल्सन डिस्क्राइब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फील्ड ऑफ बिजनेस, यानी भाई जो काम आपको करना है ये उससे रिलेटेड चीजें हैं, स्पेशली द एग्जीक्यूटिव बॉडी। राइट।
विल्सन बिलीव दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए साइंस। विल्सन एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस की तरह समझते थे कि भाई जिस तरीके से हम साइंस में काफी सारी चीजें इवॉल्व होती है उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी इवॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब विल्सन ने सेपरेट स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही थी। उनका बेसिक आर्गुमेंट था इट इज गेटिंग टू बी हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन इट इज टू फ्रेम वन। यानी भाई जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो भी आपने संविधान बनाया है, उसको रियल लाइफ में रन करना वो ज्यादा कठिन है रेदर देन उसे बनाना। ठीक है, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस को काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया। इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए प्रॉपर, जिससे हम इसको और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब जो वुडरो विल्सन वाला जो थॉट था, इसको किसने फिर से कंटिन्यू किया? फ्रैंक जे गुडनॉव। ठीक है, इनकी बुक थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने इस वाली थिंकिंग को और ज्यादा बोला और इन्होंने भी काफी ज्यादा कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन बताए किस किस में, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, गुडनो का ऐसे मानना था कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन इंडिपेंडेंट और सेपरेट डिसिप्लिन आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका में इनने इस चीज की बात करी थी, तो इसीलिए अमेरिका फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन माना जाता है जी? फ्रैंक जे गुडनो। ठीक है, तो अभी हमें पता लगा जी विल्सन कौन है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। विल्सन है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुडनो है फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। फिर लास्ट में आते हैं हमारे एल डी वाइट, बुलकुन 1926 में। ये भी यानी तीन थिंकर शुरू वाले हमारी पहली स्टेज में भाई, एक तो हो गए विल्सन, फिर दूसरे हो गए गुडनो और तीसरे हो गए हमारे एल डी वाइट। ठीक, इस तरीके से हमें थिंकर्स थोड़ा याद रखनी है। एल डी वाइट ने क्या बोला था अपनी इस बुक में कि जी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है। ठीक है, और इन्होंने मांग करी कि जी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में अलग से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्सेज ऑफर किए जानी चाहिए, और इनकी ये बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली टेक्स्ट बुक थी। ठीक, तो हमने इन तीनों थिंकर्स को पढ़ लिया। अब इस वाले स्टेज में देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो जी फादर कौन थे, राइट, और कौन कौन से एक्सपोनेंट्स थे? तो वो तीन थे, विल्सन, गुडनो और एल डी वाइट। और हमें इनने जो जो अपनी बुक लिखी है, हम थोड़ा सा इनको भी देख सकते हैं, जो यूजीसी नेट में पर्टिकुलरली असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इवन सब्जेक्टिव जब पेपर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहां भी हमें जब 200 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में लिखना है, तो वहां भी हम पे इतना कंटेंट है कि हम लिख सकते हैं, राइट। सेकेंड स्टेज है प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी भाई एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सिद्धांत होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट अप्लाई, है ना। ये स्टेज कब से कब तक चली? 1927 से 1937 तक। इस स्टेज के दौरान स्कॉलर बिलीव करते थे कि भी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि खोजे जा सकते हैं और इनको अप्लाई किया जा सकता है एफिशिएंसी और इकोनॉमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भाई किस तरीके से लिमिटेड बजट में अच्छा काम किया जा सकता है, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स का इजाद किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, भाई प्रशासन प्रशासन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क। भाई कहाँ ये अप्लाई होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ही है। दैट मीन्स भाई इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है और इनकी रिलीवेंस ही है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में ये लागू हो सकते हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह सेम ही रहेंगे। ठीक है, और इन्होंने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए साइंस ही माना था। दिस स्टेज बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ W.F. विलोवाइज प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, विलोवाई की प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सी जो बुक थी, वहां से ये शुरू हुई पूरी स्टेज, जहां प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ बताए जाने लगे। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चीज पब्लिश हुई थी, जैसे हेनरी फेल्स इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स में इनके बारे में जिक्र होता है, जो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। एमपी फॉलेट्स क्रिएटिव एक्सपीरियंस, ये भी क्लासिकल थिंकर्स। मून एंड रियलिज ऑनवर्ड इंडस्ट्री, गुलिक एंड उर्विक्स पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट।
तो ये सारे जो पब्लिकेशन थे इस स्टेजेस में आए, और इवन गुल्लिक और रुविक का जो ये पेपर आया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने सर्वोच्च क्षण पे थी, ठीक है, जेनिथ स्टेज पे पहुंच चुकी थी। जैसे आगे वाली है भी स्लाइड में, द स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीच्ड इट्स जेनिथ विद द अपीयरेंस ऑफ गुलिक एंड उर्विक्स पेपर ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो गुलिक एंड उर्विक वाली ये चीज हमें याद रखनी है। रेपुटेशनल जेनिथ इस स्टेज में पहुंच चुकी, जो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप याद करिए भाई, 1937 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इश्यूज आ जाते हैं, जहां ये सारे प्रिंसिपल, जैसे भाई इसमें बताया जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, ये सारी स्टेजेस कहीं ना कहीं ताक पे रख जाते हैं, क्योंकि भाई वार टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है कि चीजों को जल्दी से किया जा सके, ठीक है। उस टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन वहां चैलेंजेस हुआ, क्योंकि अभी तक माना जाता था कि पॉलिसी मेकिंग चीज अलग है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन चीज अलग है, दूसरा कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स थे। पर भाई वर्ल्ड वॉर के दौरान ये सारी चीजें चेंज हुई और वहां चैलेंजेस आने लगे, ठीक है। तब ये हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इवॉल्व हुई, आइए समझते हैं। The main theme during this stage was the advocacy of human relation behavioral approach to the study of public administration, कि भाई ह्यूमन रिलेशंस किस तरीके से या बिहेवियरल अप्रोच किस तरीके से इंपैक्ट करती है, ठीक है। तो जो हमारी पहले के स्टेजेस थे उन दोनों को इसमें चैलेंज किया गया, ठीक है भाई। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जो डाइकोटोमी है दोनों अलग अलग है, इस सिद्धांत को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती, ना ही पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन से अलग हो सकती। जैसे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटेशन, खाली इम्प्लीमेंटेशन से ही रिलेटेड नहीं है, बट कई टाइम पे ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले आउट करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, पॉलिसी मेकिंग में, जो एक्सक्लूसिव डोमेन माना जाता था पॉलिटिक्स का, राइट। तो ये चैलेंज हुआ। सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर चैलेंज्ड, भाई एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया गया, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा माना गया कि भाई उनमें साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है और यूनिवर्सल रिलेवेंसी नहीं है। इवन हर्बर्ट साइमन ने तो उन प्रिंसिपल्स को प्रोवर्ब्स बोल दिया था, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग के काफी बड़े थिंकर हैं, ठीक है। नेचुरलिस्टिक फैलिसीज, कि भाई प्रिंसिपल्स ये नेचुरलिस्टिक फैलिसीज हैं और प्रोवर्ब्स हैं। The principal's approach to organizational analysis was criticized as a mechanistic approach, ठीक है, तो ये मशीन की तरह चीजों को समझते हैं रेदर देन इसमें ह्यूमन एंगल लाते हैं, ठीक है। हर आदमी को कि जी इकोनॉमी और एफिशिएंसी पर ही ज्यादा गौर किया जाता है, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर पर गौर करने से कहीं ना कहीं सोशियो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो हमारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप्स जो ऑर्गेनाइजेशन में बन जाते हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं, ऐसा काफी सारी स्टडीज से पाया गया। भाई जैसे हाउथॉर्न स्टडीज हुई थी विद द लीडरशिप ऑफ एल्टन मायो, ठीक है, एल्टन मायो की लीडरशिप हुई थी, जहां इनने क्लासिकल थिंकर्स या क्लासिकल थिंकिंग को चैलेंज किया था, और द रोल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बताया था ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी में, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंट बनाने में किस तरीके से अदर फैक्टर्स का भी रोल होता है, खाली ऐसे नहीं कि इकोनॉमी और एफिशिएंसी पर ही गौर किया जाए, खाली इकोनॉमिक मेन पर ही गौर ना किया जाए, अदर फैक्टर्स भी प्ले आउट करते हैं। इस दौरान इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या थे, सीआई बर्नार्ड का फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन एफ मोस्टेन मार्क्स का एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइमन का प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, रॉबर्ट डाल का द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स, ड्वाइट वाल्डो का द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। अब जैसे आप ये जितने थिंकर्स हैं इनके जितनी ये वर्क्स है आपको ये थोड़ा याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है। ये भाई आपको इसका रट्टा लगाना ही पड़ेगा, इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं, स्पेशली बुक्स का और उनके थिंकर्स का। हालांकि मैं आगे की जो वीडियोस आएंगे उनको इस बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भाई, हर्बर्ट साइमन ने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए प्रोवर्ब्स बोला था, क्योंकि भाई इन्होंने डिसीजन मेकिंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया था हर्बर्ट साइमन ने, रेदर देन प्रिंसिपल्स अप्रोच पे, क्योंकि भाई वार टाइम में डिसीजन लेना अपने आप में क्रूशियल एस्पेक्ट था रेदर देन अदर थिंग्स। साइमन ने
पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी को चैलेंज किया और उसकी जगह एम्पायरिकल अप्रोच को आगे बढ़ाने के बारे में बोला कि जी जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट होगी। इवन जो काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है रॉबर्ट डेहल ने भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में बताया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर अदर चीजों का भी असर पड़ता ही है। इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नेशनल साइकोलॉजी है या उस पर सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का जो असर पड़ता है उससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बदल नहीं सकती। इन्होंने इवन क्रॉस कल्चरल स्टडीज के बारे में भी एम्फेसाइज किया था रॉबर्ट डेहल ने। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अब आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। अब अगले स्टेजेस पे आते हैं, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। किस तरीके से इस स्टेजेस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ा। कब से शुरू हुई? 1948 से 1970 तक ये शुरू रही। तो जैसा क्या है, इन बोथ केस आइदर टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉट्स इट्स सेपरेट आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस एंड इट हैड टू मर्ज विद द लार्जर फील्ड। ठीक है भाई, इस दौरान आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ ही था। याद करो, इसी दौरान हमारा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी भी रहा था, राइट। इसी दौरान बिहेवियरलिज्म वाली अप्रोच आगे बढ़ी थी। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट कहीं ना कहीं अगर हम लिंक कर पाते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। किस क्या क्या चीज आई थी भाई? न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इस टाइम पे आगे आई थी। ठीक है, साथ के साथ ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, क्रॉस कल्चरल स्टडीज के बारे में बोला जाने लगा था। जो नए कंट्रीज जो नए नए आजा इंडिपेंडेंट हुए थे वहां एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से प्ले आउट होगा, ये वाली चीज भी आ रही थी, जिन्होंने पहली वाली अप्रोचेस को चैलेंज करना शुरू किया था। एडवोकेसी ऑफ इकोलॉजिकल अप्रोच, जो डब्ल्यू रिक्स ने इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था। इन अप्रोचेस को मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बट इनके लिए अलग से वीडियो बनेंगे। एक वीडियो में इनको सबको एक्सप्लेन करना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, और क्या क्या हुआ? कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, इसको भी आगे बढ़ी है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडवोकेसी ऑफ पब्लिक चॉइस अप्रोच, राइस ऑफ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो काफी सारे डेवलपमेंट इस वाले फेज में हुए थे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन अपनी आइडेंटिटी खो चुकी थी। किस तरफ इसे जाना है, ये काफी इश्यूज हो रहे थे। और ना केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिकल साइंस भी इस वाले फेज से गुजर रही थी। आप याद करके देखो, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्यों? क्योंकि भाई नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वहां से क्राइसिस जनरेट हुए थे और पवेड की जो पहली वाली स्टेजेस थी वो कहीं ना कहीं डिफंक्ट हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। अब लास्ट स्टेज पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये 1971 से अब तक ये कंटिन्यू कर रही है। मेन थीम क्या है भाई इसमें? कंसर्न फॉर पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस। भाई इस चीज पर सबसे ज्यादा गौर किया जाता है कि भाई किस तरीके से हम पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट अच्छे से करेंगे। पब्लिक पॉलिसी अप्रोच गॉट एक्सेप्टेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस एज ए ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी वाज एबंडन्ड। क्योंकि भाई पहले पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग माना जाता था, इसको अब एबंडन्ड कर दिया गया, इस आइडिया को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है आज की पब्लिक पॉलिसी बनाने में। जैसे आप देख सकते हैं स्टाफ एजेंसी नीति आयोग, राइट। सेकंड, द पब्लिक पॉलिसी अप्रोच स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्ट अपॉन टू बेसिक थीम। भाई दो बेसिक थीम के ऊपर ये पूरी डिपेंडेंट है। पहला कि भाई इंटरपेनिट्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट मेनी लेवल्स। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। सेकंड, प्रोग्रामेटिक करेक्टर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत स्कीम, स्किल इंडिया मिशन। इस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रोग्रामेटिक करेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह स्टेजेस पे लेना शुरू किया है, जहां से ये हमारी फिफ्थ स्टेज पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव आगे बढ़ने लग गई है। इन ऑल दीज टीम्स डायरेक्टेड अटेंशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड पॉलिटिकल और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ठीक है,
भाई किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस रहेगा और स्पेसिफिक पब्लिक प्रोग्राम, जैसा मैंने आपको बताया था। With the adoption of public policy approach, public administration has become interdisciplinary, gained in social relevance and expanded scope। ठीक है कि भाई जैसे कोई भी स्कीम है उसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, इसका इकोनॉमी और एफिशिएंसी इसकी किस तरीके से रहेगी, हिस्टोरिकल रोल इस स्कीम का क्या रहा था। ठीक है, तो तो इससे क्या होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट डिसिप्लिन ना रह के कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी हो जाती है, और जो आज के पीरियड में सबसे ज्यादा जरूरी है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इन पांचों स्टेजेस को देख लिया अच्छे से। आप इन जो ये मेरी वीडियो है इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप इसको एक बार पढ़िएगा। अगर तब भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे भी इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और ये काफी दिन बाद सीरीज आई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था। ठीक है, आगे मैं कोशिश करूंगा कम से कम हफ्ते में 1 से 2 वीडियो जरूर डालूं। तो यहां तक आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।